नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड K3 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस चैनल में आपको उत्तराखंड BS नेगी परीक्षा वाणी अजय रावत हिंदी लुसेंट को कंप्लीट कराया जाएगा, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और उन बच्चों तक अधिक से अधिक पहुँचाएँ जिन बच्चों का अभी सपना अधूरा है और जो गाँव में निवास करते हैं, जो अपनी बुक को अफोर्ड भी नहीं कर सकते बेचारे। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, आपके एग्जाम जून जुलाई में होने तय हैं, पटवारी और फर्स्ट गार्ड के। तो दोस्तों, एग्जाम कैलेंडर का इंतजार न करें, अभी से अपनी तैयारी को चार चांद लगाएं और दुगनी रफ्तार के साथ करें। दोस्तों, यह समय दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में, इस चैनल में आपके सभी एग्जाम कंटेंट हैं, यहीं से आपके एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक दो बार, तीन चार बार या चबा डालो, खा डालो दोस्तों, यहीं से तुम्हारा पेपर बनेगा। हाँ, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी। बागेश्वर जनपद, आज हम बागेश्वर जनपद पढ़ेंगे दोस्तों। तो बागेश्वर जनपद का इतिहास क्या है? बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर, जो उत्तर का काशी बोलेंगे तो उत्तर काशी होगा। उत्तर का काशी तो उत्तर काशी, और उत्तर का वाराणसी तो बागेश्वर को बोलेंगे। उत्तर का वाराणसी को बागेश्वर को बोलेंगे। उत्तर का वाराणसी, उत्तर का वाराणसी, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहा जाता है। उत्तर का वाराणसी कैसे कहेंगे दोस्तों? बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहते हैं। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहा जाता है। बागेश्वर को बागनाथ, कौन सा नाथ? बागेश्वर को बागनाथ या व्याघ्रेश्वर नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर को बागनाथ या व्याघ्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बागीश, बागेश्वर और बागीश्वर, बागीश, बागेश्वर और वाणीश्वर को शिव नाभि के रूप में भी जाना जाता है। शिव के नाभि के रूप में भी जाना जाता है। शिव के नाभि के रूप में जाना जाता है। बागीश, बागेश्वर, वाणीश्वर को शिव नाभि के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव के कारण, भगवान शिव जी भगवान के कारण बागेश्वर को तीर्थराज कहा जाता है। बागेश्वर को क्या कहा जाता है? तीर्थराज। भगवान शिव के कारण इसको क्या बोलते हैं? बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नितीर्थ है। बागेश्वर का पौराणिक नाम, जो ये पौराणिक नाम है बागेश्वर का, इसका पौराणिक नाम है अग्नितीर्थ। इसका पौराणिक नाम अग्नितीर्थ है। अग्नितीर्थ, बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नितीर्थ है। अग्नितीर्थ, बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नितीर्थ है। ऐतिहासिक रूप से वर्तमान बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर कहा जाता है। और हिस्ट्री के रूप में, ऐतिहासिक रूप में वर्तमान बागेश्वर को दानपुर कहा जाता है। वर्तमान, जो हिस्ट्री के रूप में, क्वेश्चन को ढंग से देखो दोस्तों, ऐतिहासिक रूप में वर्तमान बागेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो दानपुर। दानपुर, दान होता था यहाँ पे भाई जी, दानपुर, दानपुर बागेश्वर को कहा जाता था। ऐतिहासिक रूप में, ऐतिहासिक रूप में वर्तमान बागेश्वर को दानपुर के नाम से जाना जाता था। दानपुर के रूप में जाना जाता था। बागेश्वर में स्थित बागनाथ के मंदिर का निर्माण 1602 में लक्ष्मीचंद ने किया था। जो बागेश्वर में बागनाथ का मंदिर है, जो ये बागेश्वर में, राज्य में बागनाथ का मंदिर बागेश्वर में है, जिसका पुनर्निर्माण किया था 1602 में लक्ष्मीचंद के द्वारा। लक्ष्मीचंद से पहले तो बसंत देव ने किया था इसका निर्माण। बसंत देव ने इसका निर्माण किया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण, फिर से इसका पुनर्निर्माण किया था 1602 में लक्ष्मीचंद ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मीचंद ने पुनर्निर्माण किया था 1602 में बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण किया था लक्ष्मीचंद ने। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। बागेश्वर, ये सरयू है, ये सरयू नदी है। मानस खंड में इसको गंगा कहा गया है, सरयू और गोमती, और मानस खंड में गोमती नदी को क्या कहा गया है? यमुना कहा गया है। मानस खंड में गोमती को यमुना और सरस्वती को गंगा कहा गया है। मानस खंड में कुमाऊं का वर्णन मिलता है और केदारखंड में गढ़वाल का वर्णन मिलता है। तो बागेश्वर में सरयू, ये सरयू है और ये गोमती है, तो इसके संगम पर बसा हुआ है बागेश्वर। इसके संगम पर बसा हुआ बागेश्वर, सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है आपका बागेश्वर। सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। मानस खंड में, जो मानस खंड है, मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहा गया है? तो मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। नीलगिरी कहा गया है मानस खंड में बागेश्वर को। मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है।
आ गया वही। मानस खंड में सरयू को यमुना कहा गया है और गोमती नदी को सरयू को गंगा कहा गया है, गोमती नदी को यमुना कहा गया है मानस खंड के अंदर। जो सरयू है, सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ आपका बागेश्वर। यहाँ पे आपके बागेश्वर है। तो मानस खंड में सरयू नदी को गंगा कहा गया है और गोमती नदी को यमुना कहा गया है आपके मानस खंड में। और मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी भी कहा गया है। बागेश्वर क्या कहा गया है? नीलगिरी। 14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति का, मकर संक्रांति होता है ना ये 14 जनवरी को, तो उस समय उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में। उत्तरायणी मेले के अवसर पर बद्रीदत्त व हरगोविंद पंत आदि के सहयोग से 40,000 प्रदर्शन ने कुली बेगार के रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए गए। 40,000 प्रदर्शकों ने क्या किया? कुली बेगार के रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए। कौन सी नदी में? सरयू नदी में बहा दिए। सरयू नदी में बहा दिए थे। 40,000 प्रदर्शकों ने कुली बेगार के सारे रजिस्टरों को बहा दिए थे, सरयू नदी में बहा दिए थे। और 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत होता है। कुली बेगार प्रथा का अंत कब होता है? 1921 के अंदर कुली बेगार प्रथा का अंत होता है। कुली बेगार प्रथा का अंत 1921 में होता है। 1968 में बागेश्वर में नगर पालिका का गठन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको रट्टा मान लो। 1968 में बागेश्वर में नगर पालिका का गठन होता है। बागेश्वर में नगर पालिका का गठन कब होता है? तो बागेश्वर में नगर पालिका का गठन 1968 में होता है। बागेश्वर में नगर पालिका का गठन 1968 में किया गया था। 1968 में बागेश्वर में नगर पालिका का गठन होता है। बागेश्वर को 1974 में अलग तहसील बनाया गया था। बागेश्वर को, जो बागेश्वर है, इसको अलग तहसील कब बनाया गया था? तो 1974 में, 1974 में बागेश्वर को अलग तहसील के रूप में बनाया गया था। 1968 में बागेश्वर को नगर पालिका बनाया गया। 1974 में बागेश्वर को अलग तहसील बनाया गया था। और 1976 में, 2 साल बाद, 1976 में बागेश्वर को अलग परगना घोषित किया गया था। परगना, बागेश्वर को अलग परगना कब घोषित किया गया था? तो 1976 में। 1976 में बागेश्वर को अलग परगना घोषित किया गया था। 18 सितंबर 1997 में, 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर जनपद का गठन होता है। बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर चंपावत और रुद्रप्रयाग का गठन 1997 में होता है। पर जो डेट है ये याद रखनी पड़ेगी आपको दोस्तों, कंपटीशन से आपको अलग होना है अगर, तो ये आपको 18 सितंबर 1997 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर एक नया जनपद बन जाता है। बागेश्वर जनपद का प्रशासन, बागेश्वर जनपद की 10 की वृद्धि दर 4.18 है। 4.18 बागेश्वर की 10 की वृद्धि दर है। बागेश्वर जिले का लिंगानुपात 1090 है। 1090 बागेश्वर का लिंगानुपात है। राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी वाला बागेश्वर है। सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में? तो सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला आपका बागेश्वर। सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला बागेश्वर जनपद है, जिसकी कुल नगरीय जनसंख्या 3.5 है। नगरीय जनसंख्या कितनी है? 3.5 है। मतलब 100 में से 3.5 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 96.5 बचेगा। 96.5 बच जाएगा। तो ये हमारे बागेश्वर, ये तो ग्रामीण है। 96.5 96.5% हमारे ग्रामीण हैं और 3.5% हमारे नगरीय जनसंख्या है। ये नगरीय जनसंख्या कितनी है बागेश्वर की? 3.5। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाती है। सर्वाधिक ग्रामीण वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका बागेश्वर है। और सबसे कम नगरीय जिला वाला जनसंख्या कहाँ रहती है? तो बागेश्वर में रहती है। कपकोट, बागेश्वर में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। कपकोट बागेश्वर अनुसूचित जनजाति वाला आरक्षित क्षेत्र है। जो बागेश्वर है ना, बागेश्वर, ये एससी के लिए है। एससी सीट है यहाँ पे। यहाँ पे एससी सीट है विधानसभा की। याद रखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बागेश्वर एससी सीट है। बागेश्वर विधानसभा की एससी सीट है, आरक्षित सीट है। तहसील बागेश्वर में 6 तहसील है। जो गरुड़ तहसील है, गरुड़ तहसील आपके बागेश्वर में है। कपकोट आपका बागेश्वर का तहसील है। कांडा तहसील आपकी बागेश्वर की है। कांडा तहसील आपकी बागेश्वर की है। और काफली गैर, कौन सा गैर? काफली गैर बागेश्वर की तहसील है। और काफली गैर आपकी बागेश्वर की तहसील है। और दुगनाकुरी, ये आपका दुगनाकुरी आपके बागेश्वर की तहसील है। बागेश्वर की तहसील का नाम क्या है? गरुड़ बागेश्वर की तहसील है, कपकोट बागेश्वर की तहसील है, कांडा बागेश्वर की तहसील है, काफली गैर बागेश्वर की तहसील है और दुगनाकुरी आपकी बागेश्वर की तहसील है। बागेश्वर में विकासखंड की संख्या है 3। बागेश्वर में विकासखंड की संख्या है 3। एक तो बागेश्वर है जो एससी के लिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट रखना, ये एससी के लिए फेमस है बागेश्वर। कपकोट बागेश्वर का विकासखंड ब्लॉक है। और गरुड़ कपकोट बागेश्वर के 3 ब्लॉक है। और बागेश्वर आपका विधानसभा का ऐसे क्षेत्र में आता है, ये याद रखना दोस्तों। बागेश्वर जनपद की भौगोलिक स्थिति, जो इसका भौगोलिक स्थिति है, बागेश्वर जनपद के पश्चिम में नीलेश्वर और पूर्व में भीलेश्वर। ये है, इधर पश्चिम है, पश्चिम में क्या है? नील है।
पश्चिम में नीलेश्वर है, नीलेश्वर पश्चिम में है नीलेश्वर। बागेश्वर के पूर्व में कौन सा है? भीलेश्वर, भीलेश्वर याद रखना दोस्तों, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। बागेश्वर के पूर्व में भीलेश्वर है, बागेश्वर के पश्चिम में नीलेश्वर है। बागेश्वर के पूर्व में क्या है? भीलेश्वर, और बागेश्वर के पश्चिम में आपका नीलेश्वर है, नीलेश्वर का पर्वत है। बागेश्वर के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत है, बागेश्वर के पूर्व में भीलेश्वर पर्वत है। उत्तर में सूरज कुंड है, और यहाँ पे आपका सूरज कुंड है बागेश्वर में। सूरज उत्तर में कौन सा कुंड है? सूरज कुंड। यहाँ पे तो आपका भीलेश्वर है, इधर नीलेश्वर है, और उत्तर में आपका सूरज कुंड है। उत्तर में क्या है? सूरज कुंड है, और दक्षिण में अग्निकुंड है। दक्षिण में क्या है? यहाँ पे आपका अग्निकुंड है, अग्नि। यहाँ पे आपका अग्निकुंड है। यहाँ पे आपका भीलेश्वर है, यहाँ पे नीलेश्वर है, यहाँ पे सूरज कुंड है, यहाँ पे अग्निकुंड है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण याद हो गया दोस्तों। बागेश्वर राज्य का आंतरिक जिला है। आंतरिक, मैंने बताया था आपको कल कि राज्य में कुल 4 जनपद ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं। एक तो टिहरी हो गया, एक रुद्रप्रयाग, एक तो गढ़वाल के हैं, और यहाँ पे एक अल्मोड़ा हो गया, एक बागेश्वर हो गया। ये आपके राज्य के 4 आंतरिक जिले हैं। आंतरिक बोले तो जिनकी सीमा मतलब बाह्य राज्य से लगती है, उनको आंतरिक जिले बोलते हैं। बागेश्वर जनपद की नदियाँ, कोसी नदी, कोसी नदी कौसानी के पास धार से निकलती है। कौन से धार से निकलती है? कोसी नदी कौसानी से निकलती है। धार पानी धार से निकलती है आपकी कोसी नदी। कोसी, जो कोसी नदी है आपकी बागेश्वर में, ये धार पानी धार से निकलती है। धार पानी धार से कोसी नदी निकलती है। याद रहेगा दोस्तों, धार पानी धार से जो कोसी नदी है, ये बागेश्वर के कौसानी आपके पिंगनाथ के चोटी पे, पिंगनाथ की चोटी पे आपका कौसानी, पिंगनाथ की चोटी है यहाँ पे बागेश्वर, ये कौसानी में। जो कोसी नदी है ये धार पानी धार से निकलती है। धार पानी धार से कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी का उद्गम आपका धार पानी धार से निकलती है। कोसी नदी कौसानी बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर से 168 किलोमीटर तक राज्य में जाती है। 168 किलोमीटर। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कोसी नदी की राज्य में कुल कितनी लेंथ है, लंबाई कितनी है कोसी नदी की? तो 168 कोसी नदी कितनी है? 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर कोसी नदी की लंबाई है राज्य में। कोसी नदी पहले अल्मोड़ा जाएगी, फिर नैनीताल जाएगी, फिर उधमसिंह नगर जाएगी, तो फिर उसके बाद राज्य से बाहर हो जाएगी। 168 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है कोसी नदी की। बहने के बाद उत्तर प्रदेश बहने के बाद सुल्तानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चमरोल में रामगंगा से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के चमरोल से रामगंगा मिल जाती है। मतलब रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा की सहायक नदी आपकी कोसी नदी। कोसी नदी है, ये रामगंगा की सहायक नदी है। ये आपके चमरोल में रामगंगा से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? चमरोल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चमरोल, यहाँ पे रामगंगा से मिल जाती है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी की लेंथ कितनी है? 168 किलोमीटर आपकी कोसी नदी की लंबाई है राज्य में। और यह कोसी नदी राज्य से कहाँ से बाहर हो जाती है? सुल्तानपुर से। कौन से? सुल्तान। कोसी नदी राज्य से कहाँ से बाहर हो जाती है? राज्य से बाहर किस पॉइंट से बाहर होती है? सुल्तानपुर से राज्य से बाहर हो जाती है कोसी नदी। और उत्तर प्रदेश के चमरोल में रामगंगा से मिल जाती है कोसी नदी। पुराणों में कोसी नदी को कोसिका कहा गया है। पुराणों में कोसी नदी को क्या कहा गया है? पुराणों में कोसी नदी को कोसिका कहा गया है। कोसिकी या कोसिका कहा गया है। कोसिकी कहा गया, कोसिकी। कोसी नदी को पुराणों में क्या कहा गया है? कोसी नदी को कोसिकी कहा गया है। ऑप्शन बहुत खतरनाक आते हैं दोस्तों। अब कोसी नदी, ये कोसी नदी है, कोसिकी कहा गया है कोसी नदी को। पुराणों में कोसी नदी को क्या कहा गया है? कौशिकी नदी। ये की आएगा लास्ट में, कोसिकी नदी कहा गया है पुराणों में कोसी नदी को। सुमालीगाड़, उलावगाड़, देवगाड़ कोसी की सहायक नदी है। कोसी की सहायक नदी कौन सी है? सुमालीगाड़। कौन सी गाड़? सुमाली। कौन सा माली? सुमाली। सुमालीगाड़, उलावगाड़ और देवगाड़, ये आपकी कोसी नदी की सहायक नदी है। कोसी की सहायक नदी है सुमालीगाड़, उलावगाड़ और देवगाड़। कोसी की सहायक नदी है आपकी सुमालीगाड़, उलावगाड़ और देवगाड़ कोसी की सहायक नदी है। रामनगर में कोसी नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है। कोसी नदी कहाँ से मैदान में प्रवेश करती है? तो रामनगर नैनीताल में कोसी नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है। कोसी नदी मैदान में प्रवेश करती है रामनगर नैनीताल से कोसी नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है। कुमाऊं में कोसी नदी को धान का कटोरा कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं में कोसी नदी को धान का कटोरा कहा गया है। ये धान है आपका, ये धान का कटोरा कहा गया है कुमाऊं में कोसी नदी को। कोसी नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा गया है। धान का कटोरा किस कहा गया है? कोसी नदी को कुमाऊं में क्या कहा गया है? कोसी नदी को कुमाऊं में कहा जाता है धान का कटोरा कहा जाता है कोसी नदी को। और रामनगर के बाद मैदान में प्रवेश कर जाती है कोसी नदी। सरयू नदी का तंत्र। सरयू काली नदी को सर्वाधिक जलधारा देने वाली नदी है। काली नदी को सर्वाधिक जलधारा कौन सी नदी देती है? तो सरयू नदी को महाराष्ट्र में गंगा कहा गया है। काली नदी को सर्वाधिक जलधारा देती है। कौन सी नदी? काली नदी को, ये गोले के अंदर काली दिख रही है ना आपके, ये काली नदी को सर्वाधिक जलधारा देती है ये सरयू नदी। सरयू नदी कुमाऊं की पवित्र नदी है और सर्वाधिक जलधारा किसको देती है?
काली नदी को देती है। सर्वाधिक जलधारा किसको देती है? सरयू नदी काली नदी को सर्वाधिक जलधारा देने वाली नदी है। सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना गया है। सबसे पवित्र, गंगा कहा गया ना मानसखंड में सरयू नदी को, तो सबसे पवित्र नदी आपकी सरयू नदी है। सरयू नदी सबसे पवित्र नदी है। बागेश्वर को बैजनाथ तीर्थ सरयू नदी की सहायक नदी गोमती पर तट पे स्थित है। अच्छा, ये आपको पता है सरयू और गोमती नदी के तट पे स्थित है बागेश्वर। बागेश्वर कहाँ है? सरयू और गोमती नदी के तट पे स्थित है बागेश्वर। बागेश्वर आपके सरयू और गोमती नदी के तट पे स्थित है। सरयू नदी का स्थानीय नाम सरजू है। सरजू, कौन सा जू? सरजू। सरयू नदी का स्थानीय नाम सरजू है। सरजू, याद रखा दोस्तों। सरयू नदी का स्थानीय नाम सरजू है। सरयू नदी का स्थानीय नाम क्या है? सरजू है। सरयू नदी को बागेश्वर के सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है, जिसकी लंबाई झुंडी निकलती है। सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है आपकी सरयू नदी। सरयू नदी कहाँ से निकलती है? आपके सरमूल। सरयू नदी बागेश्वर के सरमूल झुंडी। सरयू नदी सरमूल बागेश्वर के सरमूल झुंडी, कौन सा झुंडी? झुंडी से निकलती है। झुंडी नामक स्थान से निकलती है बागेश्वर के सरमूल झुंडी से निकलती है सरयू नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? सरयू नदी सरयू की लेंथ कितनी है? सरयू की लेंथ है 146 किलोमीटर है सरयू नदी की लंबाई राज्य के अंदर। सरयू नदी की कुल कितनी लंबाई है? 146 किलोमीटर सरयू नदी की लंबाई है। सर्वप्रथम सरयू में पुंगर व लाहौर नदी मिलती है। सर्वप्रथम सरयू में कौन सी नदी मिलती है? तो पुंगर नदी। पुंगर नदी सरयू में सबसे पहले मिलने वाली नदी है। फिर उसके बाद लाहौर नदी मिलती है। लाहौर नदी सरयू की सहायक नदी है। सबसे पहले पुंगर नदी सरयू में मिलती है, उसके बाद लाहौर नदी सरयू नदी में मिलती है। इतना याद रखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सरयू की सहायक नदी गोमती नदी है। सरयू और गोमती नदी पे बागेश्वर बसा हुआ है और सहायक नदी गोमती है। सरयू की सहायक नदी कौन सी? गोमती। गोमती नदी बागेश्वर के डेवरा श्रेणी से निकलती है। ये है आपका डेवरा, ये डेवरा श्रेणी है आपकी। यहाँ पे डेवरा श्रेणी से क्या कौन सी नदी निकलती है? गोमती। यहाँ से आपकी गोमती नदी निकलती है डेवरा श्रेणी से। डेवरा श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? आपकी गोमती नदी। गोमती नदी डेवरा श्रेणी से निकलती है, बागेश्वर के डेवरा श्रेणी से निकलती है। बागेश्वर के डेवरा श्रेणी से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी बागेश्वर के डेवरा श्रेणी से निकलती है। बागेश्वर सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है। आपको पता है काकड़ी घाट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। काकड़ी घाट के पास सरयू और पनार नदी का संगम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रही आपकी सरयू और ये रही पनार। सरयू और पनार कहाँ है? काकड़ी खाएंगे। काकड़ी देखा आपने? गढ़ वाली मूर्ति में काकड़ी घाट। सरयू व पनार नदी के संगम पर आपके काकड़ी घाट स्थित है। सरयू व पनार नदी के संगम पे आपके काकड़ी घाट है। काकड़ी घाट। रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में सरयू व पूरी रामगंगा के संगम पे स्थित है। जो रामेश्वर तीर्थ है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। ये आपके पड़ता कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में, पिथौरागढ़ में पड़ता है। जो आपका रामेश्वर है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है और यहाँ पे सरयू और रामगंगा का संगम होता है। यह है रामेश्वर, ये आपका सरयू है। सरयू और पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा नहीं दोस्तों, पूर्वी। ये आपकी पूर्वी रामगंगा है, रामगंगा। सरयू और पूर्वी रामगंगा, तो इस राम समझना आप, तो रामेश्वर में इसका मिलन होता है, रामेश्वर। सरयू और पूर्वी रामगंगा का मिलन का होता है आपका रामेश्वर। ये आपके रामेश्वर आपका पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। रामेश्वर आपका पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, जो सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पे है। सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पे आपके रामेश्वर है। जब आपका सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर रामेश्वर है। रामेश्वर आपका पिथौरागढ़ जनपद पड़ता है। पंचेश्वर में सरयू काली नदी में मिल जाती है। सरयू और काली नदी का संगम, ये आपका सरयू है और ये काली नदी है। सरयू और काली नदी का संगम, ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका नाम होगा पंचेश्वर। सरयू व काली नदी का संगम आपका पंचेश्वर में होता है। ये आपका सरयू है और ये आपका पंचेश्वर है। पंचेश्वर ये इधर आपकी काली नदी है। सरयू व काली नदी का संगम कहाँ होता है? आपका पंचेश्वर में। सरयू व काली नदी का संगम कहाँ होता है आपका? सरयू नदी और काली नदी का संगम आपका पंचेश्वर में होता है। पंचेश्वर में सरयू नदी और काली नदी का संगम होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारो इसको कैसे करके दोस्तों। ये एग्जाम में आते हैं, बहुत फर्स्ट टाइम एग्जाम में, उस समय ऑप्शन देख के अजीब सा लग जाता है, जैसे रट्टा मारो दोस्तों। बागेश्वर जनपद में कुंड और ग्लेशियर। सुकुंडा ताल, कौन सा ताल? सुकुंडा ताल आपके बागेश्वर पड़ता है। सुकुंडा ताल आपके बागेश्वर जनपद में पड़ता है। सुकुंडा ताल आपके बागेश्वर जनपद पड़ता है। और हथछीना, कौन सा छीना? हाथ से छीन लिया भाई इसने। हथछीना जलाशय कहाँ पड़ता है? आपका बागेश्वर में। हाथ से छीन लिया बागेश्वर में भाई जी। हथछीना जलाशय आपके बागेश्वर जनपद में पड़ता है। देवीकुंड, ये देवीकुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है देवीकुंड। ये देवी पूछेगा ना, देवी कुंड आपका
बागेश्वर में पड़ता है। देवी कुंड आपका बागेश्वर जनपद पड़ता है। देवी देवी है ना, स्त्रीलिंग है तो बागेश्वर में पड़ेगा। और इसका दूसरा अपरूप है भाई जी, देवकुंड। देवकुंड आपके उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है आपका देवकुंड, उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है आपका देवकुंड। और देवी जो स्त्रीलिंग में, ये देवी आपका हो जाएगा मात्र, ये मात्र लगेगी तो बागेश्वर जनपद में है। देवी कुंड आपके बागेश्वर जनपद में और देवकुंड आपके उत्तरकाशी जनपद पड़ता है। जो देवी कुंड है वो सुंदरडुंगा के पास स्थित है। सुंदरडुंगा पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सुंदरडुंगा ग्लेशियर, सुंदरडुंगा ग्लेशियर भी आपके बागेश्वर में पड़ता है। सुंदरडुंगा, कौन सा डुंगा? सुंदरडुंगा, सुंदरडुंगा एक ग्लेशियर का नाम है। सुंदरडुंगा ग्लेशियर आपके बागेश्वर जनपद पड़ता है। अब पिंडारी ग्लेशियर आपके बागेश्वर में पड़ता है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में पड़ता है। और इस पिंडारी ग्लेशियर की एक खासियत यह है कि सबसे बड़ा हिमनद है ये, सबसे पहले मतलब दूसरे नंबर में, पहले नंबर पे तो गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद है जो सबसे पहले गंगोत्री है, गंगोत्री ग्लेशियर सबसे लंबा है। इसकी जो लेंथ है 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब ये है क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये गंगोत्री ग्लेशियर 2390। और जो ये पिंडारी ग्लेशियर है ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। माने बात, गढ़वाल का पूछेंगे तो गंगोत्री आएगा। और कुमाऊं का पूछेंगे ना, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तब पिंडारी आ जाएगा दोस्तों, तब पिंडारी आ जाएगा। अब राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे कि उत्तराखंड का दूसरा हिमनद कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दूसरा बड़ा हिमनद कौन सा है? तब आपका पिंडारी आएगा। पिंडारी ग्लेशियर सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। दूसरा सबसे बड़ा आपका गंगोत्री है, याद रखना आपको। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा ये दूसरे नंबर का है। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा बड़ा हिमनद है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जिले में फैला हुआ है। 30 किलोमीटर की लेंथ है, 30 किलोमीटर। पिंडारी ग्लेशियर कितना किलोमीटर फैला हुआ है? 30 किलोमीटर में फैला हुआ है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर 30 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में फैला हुआ है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कुछ। जो पिंडारी ग्लेशियर है ये आपके पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, BPC, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ और चमोली में फैला हुआ है आपका पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर कितने जिलों में फैला हुआ है? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिले में फैला हुआ है। गढ़वाल का एक जिला है चमोली, और ये तो दोनों कुमाऊं के हैं। बागेश्वर और पिथौरागढ़ तो कुमाऊं के हैं, ये गढ़वाल का जिला है चमोली। जो पिंडारी ग्लेशियर है ये आपके चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में फैला हुआ है। 30 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पिंडारी हिमनद के पास भोजपत्र वृक्ष मिलते हैं। भोजपत्र के वृक्ष कहाँ मिलते हैं? तो पिंडारी ग्लेशियर के पास। पिंडारी ग्लेशियर आपके बागेश्वर में पड़ता है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी ग्लेशियर। अब पिंडारी ग्लेशियर में आपके भोजपत्र मिलते हैं। कौन सा पत्र? भोजपत्र। इस गोले के अंदर ढंग से देखो दोस्तों, भोजपत्र मिलता है पिंडारी ग्लेशियर में। इसी पिंडारी ग्लेशियर में क्या मिलता है? भोजपत्र मिलता है। भोजपत्र के वृक्ष मिलते हैं। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित है। सुंदरडुंगा, कफनी और पिंडारी ग्लेशियर आपके बागेश्वर जनपद में पड़ता है। पिंडारी तो आपका बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली में पड़ता है, ठीक है। और कफनी ग्लेशियर आपका बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। कफनी ग्लेशियर ये आपके बागेश्वर जनपद में पड़ता है, ये आपको याद होना चाहिए। सुखराम ग्लेशियर भी बागेश्वर जनपद में पड़ता है। सुंदरडुंगा, कफनी ग्लेशियर और सुखराम जो ग्लेशियर है, सुख देता है बागेश्वर को, जो ग्लेशियर सुख देता है ना वो बागेश्वर में। सुखराम ग्लेशियर आपके बागेश्वर जनपद में है। बागेश्वर जनपद में सुखराम ग्लेशियर। मैकतोली, मैंने नहीं तोला भाई, मैकतोली और सुंदरडुंगी, मैकतोली और सुंदरडुंगी हिमनद भी आपके बागेश्वर में पड़ता है। मैकतोली, सुंदरडुंगी और कफनी और पिंडारी ग्लेशियर आपके बागेश्वर में पड़ता है। जो पिंडारी ग्लेशियर ये 3 जनपद को सपोर्ट करता है, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर को। तो दोस्तों पिंडारी हिमनद के पास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। कफनी ग्लेशियर आपके बागेश्वर जनपद में पड़ता है। सुखराम सुख देता है बागेश्वर वाला जो हिमनद है, सुखराम ग्लेशियर आपके बागेश्वर में पड़ता है। मैकतोली ग्लेशियर बागेश्वर में पड़ता है। सुंदरडुंगी ग्लेशियर आपके बागेश्वर जनपद में पड़ते हैं। बागेश्वर जिले में जो दर्रे हैं वो पड़ते हैं जरा। बागेश्वर में प्रमुख दर्रे और घाटियाँ और गुफाएं। सुंदरडुंगा एक दर्रा भी है सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। सुंदरडुंगा दर्रा आपके बागेश्वर, चमोली के बीच में पड़ता है। जो सुंदर है ना, सुंदरडुंगा ग्लेशियर ये है आपका चमोली, और इधर आपका बागेश्वर और चमोली को एक रास्ता जाता है जंगलों से, इसका नाम है सुंदरडुंगा ग्लेशियर बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है। बागेश्वर और चमोली कौन सा ग्लेशियर जोड़ता है? सुंदरडुंगा ग्लेशियर। संकरा रास्ता है ये संकरा रास्ता है। सुंदरडुंगा ग्लेशियर आपने जो सुंदरडुंगा दर्रा है, सुंदरडुंगा एक दर्रा है जो बागेश्वर और चमोली के बीच में एक संकरा रास्ता है। बागेश्वर चमोली के बीच में एक संकरा रास्ता है। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़, यहाँ पे ट्रेल पास दर्रा है। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में कौन सा दर्रा है? ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। जो ट्रेल पास दर्रा है ना ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। ट्रेल पास दर्रे की खोज 1830 में की गई थी। ट्रेल पास दर्रे की खोज कब की गई थी? 1830 में।
1830 में ट्रेल पास दर की खोज की थी। 1830 में ट्रेल ने खोजी थी, ये विलियम ट्रेल जो दूसरा कमिश्नर था उन्होंने खोजी थी है ट्रेल पास दर्रा। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर पृथ्वी के बीच इनको जोड़ता है। 1830 में इसकी खोज की थी और ट्रेल ने इसकी खोज की थी, खुद ट्रेल कमिश्नर ने। गौरी उडियार, ये तो इंपॉर्टेंट है, गौरी उडियार, गौरी उडियार, गौरी उडियार, गौरी उडियार आपके बागेश्वर जनपद पड़ता है। जो गौरी उडियार है ना, गौरी उडियार कहाँ पड़ता है आपका, तो बागेश्वर में पड़ता है गौरी उडियार, बागेश्वर। गोले के अंदर देख लो बागेश्वर को, जो गौरी उडियार है, गोरा है ना, गोरा वाला उडियार, उडियार बोलते गुफा, गोरा गुफा, तो बागेश्वर में पड़ता है। गौरी उडियार आपके बागेश्वर में पड़ता है। गौरी उडियार आपके बागेश्वर में पड़ता है। कफनी बुग्याल, कफनी बुग्याल भी आपके बागेश्वर में पड़ता है। कफनी ग्लेशियर भी है बागेश्वर में पड़ता है, इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मनोहरी बुग्याल भी बागेश्वर में पड़ता है। मन को हरने वाला बुग्याल, मनोहरी बुग्याल, मनोहरी बुग्याल, मन को हरने वाला बुग्याल भी आपके बागेश्वर जनपद में पड़ता है। बागेश्वर जनपद में मनोहरी बुग्याल पड़ता है। मनोहरी बुग्याल राज्य में कहाँ पड़ता है, तो बागेश्वर में पड़ता है मनोहरी बुग्याल। मनोहरी बुग्याल आपके बागेश्वर जनपद में पड़ता है। द्रोणथल, द्रोणथल का जंगल सानी उडियार के पास है। सानी गुफा और गौरी गुफा, मतलब सानी उडियार गुफा को उडियार बोलते हैं। सानी, गौरी उडियार और सानी उडियार, सानी उडियार या गौरी उडियार आपके बागेश्वर जनपद में पड़ता है। द्रोणथल का जंगल, द्रोणथल का जंगल कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। द्रोणथल का जंगल आपके बागेश्वर में स्थित है और सानी उडियार आपके द्रोणथल के जंगल में बागेश्वर में स्थित है। सानी उडियार कहाँ पड़ता है, आपके बागेश्वर जनपद में पड़ता है। सानी उडियार, सानी उडियार, सानी उडियार आपके बागेश्वर जनपद में पड़ता है। बागेश्वर के प्रमुख स्थल, पांडु स्थल गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर रमणीय स्थल है। जो पांडु स्थल है ना, पांडुओं का स्थल, गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर है। ये गढ़वाल है, इधर कुमाऊं है, तो ये पांडु स्थल है। यहाँ पे पांडु है, पांडु, गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर है पांडु। जो पांडु स्थल गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर एक रमणीय स्थल है। सास बहू का खेत नामक पर्यटन स्थल के बागेश्वर में बहुत है। सास और बहू, सास और बहू, सास और बहू एक फेमस चीज़ है। क्या है राज्य में, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। तो सास बहू का एक खेत है, ये बागेश्वर में है। सास, इधर सास गोड़ती है, इधर बहू गोड़ती है, तो सास बहू का खेत आपके बागेश्वर में स्थित है। सास बहू का खेत आपके बागेश्वर जनपद में है, सास बहू का खेत। विजयपुर बागेश्वर में एक व्यू पॉइंट है, मतलब एक जहाँ से दिखते हैं, व्यू पॉइंट बोलते हैं जहाँ से देखते हैं हम चीज़ों को। तो विजयपुर, विजयपुर कहाँ पड़ता है, विजयपुर, विजयपुर आपके बागेश्वर जनपद में पड़ता है, जो व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट एक। कौसानी, बागेश्वर जिले में कौसानी, गोमती और गरुड़ नदी, ये जो कौसानी है, ये गोमती और गरुड़ नदी के संगम पे स्थित है कौसानी। कौसानी है यहाँ पे, गोमती और गरुड़गंगा, ग यहाँ देखो, गोमती और गरुड़गंगा के संगम पे कौसानी है। याद रखें दोस्तों, याद करना ही पड़ेगा दोस्तों, आपको नहीं भी हो रहा होगा याद तो करना पड़ेगा। तो बोल रहा मैं आपको, गोमती और गरुड़ इक्वल टू कौसानी। गोमती नदी और गरुड़ नदी के संगम पे आपके कौसानी है। कौसानी आपके गोमती और गरुड़ नदी के बीच में स्थित आपके कौसानी। समुद्र तल से कौसानी 1890 की मीटर में हाइट में, समुद्र तल से कौसानी 1890 की ऊंचाई पे स्थित है। 1890 की ऊंचाई पे आपके कौसानी। कौशिक मुनि की तपस्वी होने के कारण कौसानी नाम पड़ा था। जो कौशिक मुनि है, कौशिक एक मुनि थे, उनकी तपस्वी होने के कारण कौसानी नाम पड़ता है। कौसानी पिंगनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। कौसानी पिंगनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, बसा हुआ है। पिंगनाथ की पहाड़ी, ये एक पहाड़ी है, ये इसका नाम है पिंगनाथ, यहाँ पे बसा हुआ आपका कौसानी, ये आपका कौसानी। पिंगनाथ की पहाड़ी पे कौसानी बसा हुआ है। पिंगनाथ की पहाड़ी पे कौसानी बसा हुआ है, ये याद हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौसानी का पुराना नाम बलना है। बलना कौसानी बोलना, ये कौसानी बोलना याद हो गया ना दोस्तों। कौसानी का पुराना नाम है बलना। कौसानी का पुराना नाम आपके बलना है, बलना। कौसानी का संस्थापक रैमजे को माना जाता है, हेनरी रैमजे को माना जाता है। हेनरी रैमजे साहब, रामजी साहब को माना जाता है कौसानी का संस्थापक। हेनरी रैमजे साहब, कुमाऊं के 6 नंबर के कमिश्नर थे हेनरी रैमजे साहब। 1856 में क्या होता है, हेनरी रैमजे साहब आपके गद्दी में बैठे 1856 में, और 1844 तक कितना कार्यकाल होता है हेनरी रैमजे का। कुमाऊं का मुकुट रहित राजा भी बोलते हैं हेनरी रैमजे को, मुकुट रहित राजा। और कौसानी के संस्थापक मतलब फाउंडर, कौसानी के फाउंडर कौन है, रैमजे साहब, रैमजे जी ने। कुमाऊं का गहना कौसानी को कहा जाता है, गहना, ये गहना है ना, गहना बोलते ये, और ये है आपका कुमाऊं। इस गहने का नाम है कौसानी, इस गहने का नाम है कौसानी। तो कुमाऊं का गहना क्या है, कुमाऊं का गहना आपका कौसानी जनपद है। कुमाऊं का गहना कौसानी को कहा जाता है। कुमाऊं का जो गहना है ना, ये कौसानी को कहा जाता है। कुमाऊं का गहना कौसानी को कहा जाता है। पिंगनाथ की पहाड़ी पे आपका कौसानी, पिंगनाथ की पहाड़ी बसा हुआ कौसानी। 1890 समुद्र तट की हाइट पे है कौसानी। और
1829 को महात्मा गांधी जी ने कौसानी में 12 दिन तक प्रवास किया था। कौसानी में 12 दिनों तक प्रवास किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने 1929 में महात्मा गांधी जी कौसानी आते हैं। 1929 में महात्मा गांधी जी कौसानी आते हैं और महात्मा गांधी जी ने कौसानी में कितने दिन रहे? 12 दिनों तक रहते हैं महात्मा गांधी। कौसानी में कितने दिनों तक रहे? 12 दिनों तक रहे। यहीं पर महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया पुस्तक आपकी महात्मा गांधी की है, पर एक लेख लिखा था कौसानी में यंग इंडिया पर एक लेख लिखा, कौसानी में लिखा था महात्मा गांधी ने। और भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया कौसानी को, भारत का स्विट्जरलैंड कहा कौसानी को। और महात्मा गांधी ने कौसानी के लिए यही बोला था कि लोग बेकार में जाते हैं स्विट्जरलैंड घूमने, स्विट्जरलैंड तो हमारे देश में है। तो इसी कौसानी को महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड कहा है। गांधी जी ने कौसानी में गीता की भूमिका लिखी थी। गांधी जी ने कौसानी में गीता की भूमिका पर अनासक्ति योग टीका नामक पुस्तक लिखी थी। अनासक्ति योग टीका नामक गीता लिखी थी। गांधी जी ने लिखी थी गीता की भूमिका पर अनासक्ति योग टीका लिखा था। अनासक्ति योग टीका लिखा था महात्मा गांधी ने कौसानी में। अनासक्ति योग टीका लिखा थी, पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने कौसानी में। ये आपकी गीता की भूमिका पर लिखी थी। कौसानी में स्थित है अनासक्ति आश्रम को गांधी आश्रम कहा जाता है। कौसानी में अनासक्ति आश्रम स्थित है। अनासक्ति आश्रम राज्य में कहाँ स्थित है? कौसानी के अंदर। कौसानी में अनासक्ति आश्रम स्थित है। इसको गांधी आश्रम या गांधी कुटी कहा जाता है। कौसानी में जो गांधी आश्रम है, अनासक्ति आश्रम है कौसानी में, इसको गांधी कुटी या गांधी आश्रम कहा जाता है। कौसानी में स्थित है। गांधी की शिष्या सरला बहन लक्ष्मी आश्रम भी कौसानी में स्थित है। गांधी की शिष्या सरला बहन का वास्तविक नाम हाइलामन है। इसकी ये क्वेश्चन आ रखा है कि सरला बहन का मूल नाम क्या है? हाइलामन आपके सरला बहन का मूल नाम है, विदेशी है ये सरला बहन। तो सरला बहन आपकी गांधी जी की शिष्या थी। सरला बहन। और सरला बहन ने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना भी की थी। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में कौसानी में सरला बहन ने की थी। 1941 में सरला बहन की स्थापना कौसानी में की थी। गांधी जी की शिष्या सरला बहन के द्वारा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 को सरला बहन के द्वारा की जाती है। गांधी आश्रम की स्थापना कौसानी में। कौसानी प्रकृति प्रेमी सुमित्रानंद पंत की जन्मस्थली है। सुमित्रानंद पंत का जन्म भी कौसानी में होता है। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के चितरे बोलते हैं इनको। प्रकृति के चितरे कवि के रूप में सुमित्रानंद को जानता है। प्रकृति के प्रेमी है ये। इनका जन्म भी कौसानी में हुआ था। जो सुमित्रानंद पंत है, इनका जन्म भी कौसानी में होता है। सुमित्रानंद पंत का संग्रहालय उनके जन्म स्थान पर बनता है कौसानी में। सुमित्रानंद पंत का जो जन्मस्थल है जहाँ पे कौसानी में, वहीं पे सुमित्रानंद का संग्रहालय स्थित है। राज्य में सुमित्रानंद पंत का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राज्य में सुमित्रानंद पंत का जो संग्रहालय है, राज्य में सुमित्रानंद पंत का संग्रहालय कौसानी में है। कौसानी बागेश्वर में पड़ता है ना, कौसानी में स्थित है कौसानी। प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीनाथ कौसानी से प्रभावित हैं। ये प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीनाथ, जो गोपी है, गोपीनाथ क्या थे? ये प्रसिद्ध लोकगीत संगीतज्ञ हैं आपके। जो गोपीनाथ हैं ये किस चीज़ से फेमस है? ये आपके प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ थे। गोपीनाथ लोक संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि गोपीनाथ का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये लोक संगीतज्ञ था। गोपीनाथ लोक संगीतज्ञ थे और ये कौसानी से प्रभावित हुए थे। गोपीनाथ किस जगह से प्रभावित हुए थे? जो गोपीनाथ हैं वो कौन सी जगह से प्रभावित हुए थे? तो कौसानी से प्रभावित हुए थे गोपीनाथ। कौसानी से प्रभावित हुए थे गोपीनाथ। पिनाकेश्वर महादेव कौसानी के निकट स्थित। कौन सा? पिनाकेश्वर महादेव का मंदिर आपके कौसानी में स्थित है। पिनाकेश्वर महादेव का मंदिर आपके कौसानी में स्थित है। पिनाकेश्वर महादेव का मंदिर कौसानी के निकट है। कौसानी के पास है पिनाकेश्वर महादेव का मंदिर। उत्तराखंड राज्य में पिनाकेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? तो कौसानी के निकट पड़ता है, कौसानी में पड़ता है। फकोट नामक स्थान भी कौसानी में पड़ता है। फकोट बोला उसको। फकोट कौन सा कोट? फ वाला कोट। फकोट नहीं, भकोट कहाँ पड़ता है आपका? भकोट आपका कौसानी में पड़ता है। कौसानी में आपका भकोट, ये वाला कोट, ये भ वाला ना, ये भ वाला कोट पड़ता है आपका कौसानी। भ वाला कोट कहाँ पड़ता है आपका? ये भ वाला कोट आपका कौसानी में पड़ता है। कौसानी में पड़ता है आपका भ वाला कोट। कौसानी में पड़ता है आपका, कौसानी में भकोट नामक स्थान है। कौसानी में भकोट नामक स्थान है। बागेश्वर जनपद में प्रसिद्ध मंदिर कोट भ्रामरी मंदिर बागेश्वर में स्थित है। कोट भ्रामरी देवी कत्तिरियों की अधिष्ठात्री देवी थी। कत्तिरियों की अधिष्ठात्री देवी का नाम क्या है? कत्तिरी लोग थे, इनकी अधिष्ठात्री देवी क्या थी? कोट भ्रामरी देवी। कोट भ्रामरी देवी कत्तिरियों की अधिष्ठात्री देवी थी। और कोट भ्रामरी का मंदिर भी आपके बागेश्वर में है। जो कोट भ्रामरी है ये कत्तिरियों की अधिष्ठात्री देवी तो है, लेकिन कोट भ्रामरी का मंदिर बागेश्वर में है। कोट भ्रामरी का मंदिर आपके बागेश्वर में है। याद करना होगा दोस्तों, रट्टा मार दो। भद्रकाली का जो मंदिर है, भद्रकाली का जो मंदिर है ये आपके बागेश्वर जनपद में पड़ता है। भद्रकाली का जो मंदिर है ये आपके बागेश्वर में पड़ता है। भद्रकाली का मंदिर। श्री हरु मंदिर, कौन सा? हरा वाला मंदिर। श्री हरु मंदिर, हरु है ना, ये हरा है। हरु मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? हरु मंदिर भी आपके बागेश्वर में पड़ता है। हरु मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? बागेश्वर में हरु मंदिर पड़ता है। कमेड़ी
कमेड़ी। कमेड़ी देवी का मंदिर भी आपका बागेश्वर जनपद पड़ता है। कमेड़ी देवी का मंदिर बागेश्वर पड़ता है, श्री हरो देवी का मंदिर बागेश्वर पड़ता है, और भद्रकाली का मंदिर बागेश्वर पड़ता है, और कोट ब्राह्मणी का मंदिर बागेश्वर पड़ता है। कतिरों की अधिष्ठात्री देवी भी कोट ब्राह्मणी थी। बागेश्वर के भीलेश्वर पर चंडी का मंदिर स्थित है। भीलेश्वर पर इधर है, नीलेश्वर इधर है। पूरब में भीलेश्वर है, पूरब में भीलेश्वर है, पश्चिम में नीलेश्वर है, और उत्तर में सूरज कुंड है, और यहाँ पे अग्निकुंड है। पढ़ा था ना हमने, ये भीलेश्वर है, ये नीलेश्वर है, सूरज कुंड है, अग्निकुंड है। तो जो भीलेश्वर पर्वत है, भीलेश्वर पर्वत पूरब में है बागेश्वर के। यहाँ पे चंडिका देवी का मंदिर है, जो ये पूरब में है ना, जो पूर्व में है भीलेश्वर मंदिर, जो पूरब में भीलेश्वर का मंदिर है, जो पूर्व में भीलेश्वर का जो मंदिर है, पूर्व में भीलेश्वर का जो मंदिर है, तो यहाँ पे चंडी देवी का मंदिर है। चंडी देवी, चंडिका देवी का मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? भीलेश्वर पर्वत पे। भीलेश्वर पर्वत आपका बागेश्वर के पूरब में है। बागेश्वर के पूरब में आपका बागेश्वर के पूर्व में आपका भीलेश्वर का पर्वत पड़ता है। बागेश्वर के पश्चिम में आपका नीलेश्वर है। बागेश्वर के उत्तर में आपका सूरज कुंड है। बागेश्वर के दक्षिण में आपके अग्निकुंड है। तो बागेश्वर के जो पूरब में है, जो बागेश्वर के जो पूरब में है, वो भीलेश्वर पर्वत है। भीलेश्वर पर्वत बागेश्वर में है। इसी भीलेश्वर पर्वत पर चंडिका मंदिर है। इसी भीलेश्वर पर्वत पर चंडिका मंदिर है आपका, याद रखना होगा। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन के द्वारा 1941 में की जाती है। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन के द्वारा 1941 में की जाती है। बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर या बैद्यनाथ, बैजनाथ या बैद्यनाथ गोमती नदी के तट पे स्थित है। गोमती नदी, गोमती नदी के तट पे क्या है? बैजनाथ। बैजनाथ आपके गोमती नदी के तट पे स्थित है। गोमती नदी के तट पे कौन सा स्थान है? गोमती नदी के तट पे आपका बैजनाथ है। बैजनाथ किस नदी के तट पे है? तो गोमती नदी के तट पे आपका बैजनाथ है। गोमती नदी के तट पे आपका बैजनाथ है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती का पत्थर मूर्ति है। आदमकद बोले तो छोटे कद की होगी, मतलब छोटी वाली मूर्ति होगी वहाँ पे। आदमकद पार्वती की मूर्ति कहाँ आपके? जो आदमकद पार्वती है, आदमकद पार्वती माता की मूर्ति आपके बैजनाथ या बैद्यनाथ बागेश्वर में स्थित है। आदमकद पार्वती की मूर्ति, पार्वती माता की जो मूर्ति है, पार्वती माता की जो मूर्ति है, ये बैजनाथ में है। बैजनाथ मंदिर में है। बैजनाथ मंदिर में, बैजनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने करवाया था। कत्यूरी राजाओं ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? कत्यूरी ने। कत्यूरियों की अधिष्ठात्री कुलदेवी का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बताएं। बैजनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासकों ने कराया था। बैजनाथ कत्यूरियों की दूसरी राजधानी थी। कत्यूरियों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? बैजनाथ। कत्यूरियों की दूसरी राजधानी क्या थी? बैजनाथ में लक्ष्मी नारायण व ब्राह्मणी देवी का मंदिर है। ब्राह्मणी देवी का मंदिर है। बैजनाथ में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जो लक्ष्मी नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बैजनाथ मंदिर के पास है। बैजनाथ मंदिर के पास लक्ष्मी नारायण स्थित है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बैजनाथ बागेश्वर में है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बैजनाथ बागेश्वर में है। और ब्रह्माणी देवी का मंदिर आपके बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। बैजनाथ बागेश्वर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और ब्रह्माणी देवी का मंदिर है। ब्रह्माणी देवी का मंदिर आपके बैजनाथ बागेश्वर में। बागेश्वर जनपद के त्यौहार। मूल नारायण का मेला बागेश्वर के शिखर पर्वत पर लगता है। मूल नारायण का मेला राज्य में कहाँ लगता है? जो ये मूल है ना, मूल नारायण का जो मेला लगता है, ये आपका बागेश्वर में लगता है। बागेश्वर में मूल नारायण का मेला लगता है। मूल नारायण का मेला बागेश्वर जनपद में लगता है। शिखर पर्वत पर लगता है। कौन सा? शिखर पर्वत। ये शिखर पर्वत है, यहाँ पे मूल नारायण का मेला लगता है। मूल नारायण का मेला शिखर वाले पर्वत पर लगता है। मूल नारायण का मेला जो शिखर वाला पर्वत है ना, यहाँ पे मूल नारायण का मेला लगता है। माँ भद्रकालिका का मंदिर तो आपके बागेश्वर में है, और इसलिए माँ भद्रकालिका का मेला आपके बागेश्वर में लगता है। सानी उडियार आपके बागेश्वर पास सकता है। सानी उडियार या सानी गुफा आपके बागेश्वर जनपद पड़ता है। यहाँ पे सानी उडियार में भद्रकालिका मेला लगता है। सानी उडियार में भद्रकालिका मेला कहाँ लगता है? सानी गुफा में। सानी उडियार या सानी गुफा में भद्रकालिका मेला लगता है। पिनाथ का मेला, पीनाथ का मेला कहाँ लगता है? बागेश्वर जनपद में लगता है। बागेश्वर जनपद में पीनाथ का मेला लगता है। पीनाथ का मेला ना, पीनाथ का मेला कहाँ लगता है? बागेश्वर जनपद में होता है। पीनाथ का मेला बागेश्वर जनपद में होता है। कोटमाई या कोटगाड़ी का मेला, कोटमाई या कोटगाड़ी का मेला कहाँ लगता है? बैजनाथ से कुछ दूर पर लगता है, जिसे कत्यूरी समय में रणचूला कोट कहते थे। बैजनाथ के कुछ दूरी पर लगता है, रणचूला कोट में लगता है। कोटमाई का मेला रणचूला कोट में लगता है। कोटमाई का मेला कहाँ लगता है? कोटमाई का मेला आपका रणचूला कोट में लगता है। रणचूला कोट कहाँ पड़ता है आपका? कत्यूरी समय बागेश्वर में पड़ता है। रणचूला कोट बागेश्वर के बैजनाथ में पड़ता है। रणचूला कोट, रणचूला के अंदर आपका कोटमाई या कोटगाड़ी का मेला लगता है। रणचूला कोट बागेश्वर में, कोटमाई या कोटगाड़ी का मेला रणचूला कोट बागेश्वर में लगता है। उत्तरायणी मेला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति को लगता है। इसी दिन वो होता है 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले में जो कुली बेकार के रेस्ट थे वो सरयू नदी में बहा दिए थे उत्तरायणी मेले में। तो उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है, सरयू नदी के तट पर लगता है। कौन सी नदी के तट पर लगता है? उत्तरायणी मेला सरयू नदी पर लगता है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है, और उत्तरायणी मेला ओनली मकर संक्रांति के दिन लगता है। मकर संक्रांति बोले तो 14 जनवरी लगता है उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के दिन। उत्तरायणी मेले में चांचरी नृत्य करते हैं।
चांचरी। चांचरी नृत्य किस मेले में किया जाता है? तो चांचरी नृत्य आपका उत्तरायणी मेले में बहुत फेमस है। उत्तरायणी मेले में चांचरी नृत्य बहुत फेमस है। रिलेट कर दो दोस्तों, याद कर दो इसको, एग्जाम में फंसता है ऐसे क्वेश्चन। उत्तरायणी मेला अब तो मॉडरेट क्वेश्चन बनने लगे ना, एग्जाम आयोग अब आपके मॉडरेट क्वेश्चन बनाने लग गया, इसलिए हमें मॉडरेट तरीके से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है। इसी उत्तरायणी मेला में चांचरी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य आपके उत्तरायणी मेले में किया जाता है। उत्तरायणी मेले में चांचरी नृत्य किया जाता है। उत्तरायणी मेले में चांचरी नृत्य किया जाता है। चांचरी क्या है? पहले चांचरी एक तो बहुत फेमस नृत्य है। चांचरी एक नृत्य है। क्वेश्चन आता था एक बार कि चांचरी क्या है, ओनली इतना आता था कि चांचरी क्या है, तो चांचरी एक नृत्य है, नृत्य। और कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला भी उत्तरायणी मेला को माना जाता है। कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला उत्तरायणी मेला होता है। पहले उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता था। पहले के टाइम पे उत्तरायणी मेले को 9 लाख उत्तरायणी कहा जाता था। पहले उत्तरायणी मेले को क्या कहता था? 9 लाख। पहले उत्तरायणी मेले को 9 लाख उत्तरायणी कहा जाता था। पहले उत्तरायणी मेले को 9 लाख उत्तरायणी कहा जाता था। 1929 में गांधी जी ने यहाँ स्वराज मंदिर की भूमि का शिलान्यास किया था। स्वराज मंदिर का जो निर्माण मतलब ना 1929 में तो आता है गांधी जी कुमाऊं में कि यहाँ पे स्वराज मंदिर बनते हैं कौसानी बागेश्वर में। तो स्वराज मंदिर भी आपके बागेश्वर में है, यहाँ पे शिलान्यास किया था स्वराज मंदिर का निर्माण 1929 में। उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 में ई सैरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होली हिमालय किसकी पुस्तक है? होली हिमालय। होली खेलेंगे हम ओकली के अंदर, ओकले ई सैरमन ओकले ने लिखा था होली हिमालय पुस्तक किसकी है? तो होली हिमालय पुस्तक आपके ई सैरमन ओकले की है। ई सैरमन ओकले की है आपके होली हिमालय पुस्तक। होली हिमालय किसकी पुस्तक है? होली हिमालय आपके ई सैरमन ओकले है। इसी ई सैरमन ओकले में मतलब होली हिमालय में उत्तरायणी मेले का जिक्र मिलता है। इसमें होली हिमालय में 1905 में लिखी गई थी। और ये होली हिमालय कब लिखी गई थी? 1905। जो होली हिमालय ना, होली 1905 में होली हिमालय 1905 में आपका एक वो भी हुआ था ढाका में, याद नहीं आ रहा है चलो छोड़ो। ये होली हिमालय 1905 में लिखा गया था ई सैरमन ओकले के द्वारा। 1905 में होली हिमालय लिखा गया था, जिसमें होली हिमालय में आपका उत्तरायणी मेले का जिक्र मिलता है। इसमें बागेश्वर जनपद अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है यहाँ पे? उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह मेहता जी थे, जब बागेश्वर जनपद के मूल निवासी। मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जो जेल में गए थे, तो मोहन सिंह मेहता जी। मोहन सिंह मेहता आपके बागेश्वर जनपद के हैं, जो उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाले। स्वतंत्रता संग्राम के 1857 बताया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है मोहन सिंह मेहता। बागेश्वर के मूल निवासी हैं। ये आपके जेल जाते सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी आपके प्रथम उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी आपके मोहन सिंह मेहता थे, जो बागेश्वर जनपद के हैं। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी आपके मोहन सिंह मेहता। हरिनगरी चाय फैक्ट्री बागेश्वर में से थे। ये हरी है, किस नगरी है? हरिनगरी में चाय फैक्ट्री है। चाय की फैक्ट्री है। हरिनगरी में चाय की फैक्ट्री है। हरिनगरी आपके बागेश्वर में पड़ता है। हरिनगरी में चाय की फैक्ट्री है जो बागेश्वर में पड़ता है। हरिनगरी। अनामय आश्रम, ये भयंकर। अनामय आश्रम आपके बागेश्वर में कौसानी में स्थित है। अनामय आश्रम कहाँ स्थित है? बागेश्वर के कौसानी में स्थित है। अनामय आश्रम, ये वाला नाम ना, अनामय आश्रम आपके बागेश्वर जनपद में कौसानी में स्थित है। अनामय। सेवा नाव, नौला बागेश्वर में पड़ता है। नौला उसको बोलते हैं जहाँ पे पानी इस तरीके से बनता है ना, नौला। ये आपके यहाँ पे पानी रहता है। जो सेवा नाव का जो नौला है, ये बागेश्वर में है। सेवा नाव एक नौला है बागेश्वर जनपद में। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में बागेश्वर में होती है। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में बागेश्वर जनपद में होती है। महरुड़ी, कौन सा रूढ़ी? महरुड़ी कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। महरुड़ी अनुसंधान केंद्र किसके लिए फेमस है? तो ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। कस्तूरी आपके नर मृग से निकाला जाता है ना। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में बागेश्वर में होती है। मांझ कुमैया बोली, अच्छा मांझ कुमैया बोली कहाँ बोली जाती है? आपके मांझ कुमैया बोली आपके बागेश्वर जनपद में बोली जाती है। मतलब गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर मांझपुर ना, मांझ पे मतलब जो इसका नाम है मांझ, और ये है कुमाऊं,
ये मांझ मतलब बीच में, ये गढ़वाल है। तो गढ़वाल और कुमाऊं के जो बीच में है तो मांझ हुआ ना, मांझ कुमाऊं बोली कहाँ पड़ जाती है, बोली जाती है क्या, गढ़वाल, इधर गढ़वाल आपका और ये कुमाऊं है, ये कुमाऊं है, यहाँ पे मांझ कुमाऊं बोली जाती है। गढ़वाल और ये कुमाऊं में के बीच में मांझ कुमाऊं बोली जाती है। बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। नीलगिरी, उत्तराखंड का नीलगिरी कैसे कहते हैं, उत्तराखंड का नीलगिरी, उत्तराखंड का नीलगिरी आपके बागेश्वर को कहते हैं। बागेश्वर, बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहते हैं। बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। नीलगिरी, नीलेश्वर आपके पश्चिम में, बागेश्वर में ना, याद रखो। उत्तराखंड की प्रथम जेल जाने वाली प्रथम सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी महिला विष्णु देवी। विष्णु देवी, विष्णु देवी का संबंध आपके बागेश्वर जनपद से है। विष्णु देवी आपके बागेश्वर की है, बागेश्वर से संबंध इनका, बागेश्वर से संबंध इनका विष्णु देवी। उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महिला विष्णु देवी है। विष्णु देवी, विष्णु देवी उत्तराखंड से जेल जाने वाली, उत्तराखंड से जेल जाने वाली राज्य की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महिला विष्णु देवी है। विष्णु देवी का संबंध किस जिले से है, तो बागेश्वर जिले से आपका विष्णु देवी का संबंध, विष्णु देवी का संबंध बागेश्वर जिले से है, बागेश्वर से इनका संबंध है। कपकोट में 27 जुलाई 1966 को, कपकोट में 27 जुलाई 1966 को, कपकोट में 27 जुलाई 1966 को 6.3 रिक्टर का भूकंप आया था। यह था कपकोट, कपकोट में कब भूकंप आया था, 27 जुलाई 1966 को। ये आपका 27 है, 27 जुलाई 1966 को कपकोट के अंदर, कप और कोट, कप फिर कोट, कपकोट में क्या आता है, भूकंप आता है। और इसका रिएक्टर क्षमता कितनी थी भूकंप की, तो ये 6.5 सिस्मोग्राफ के पैमाने में आते हैं ना, जो रिएक्टर पैमाना है, सिस्मोग्राफ में नापते हैं भूकंप की तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को आपके सिस्मोग्राफ में नापते हैं, रिएक्टर में नापते हैं। 6.3 रिएक्टर का भूकंप आता है आपका कपकोट में 27 जुलाई 1966 को, जिससे यहाँ बहुत क्षति होती है। कपकोट में भूस्खलन, अब भूस्खलन आपके 2010 में आता है, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर का जो बिल्डिंग है वो टूट जाती है। किसी बुक में पढ़ा था मैंने, सरस्वती शिशु मंदिर की जो बिल्डिंग है वो टूट जाती है 2010 के अंदर, 2010 में भयंकर बारिश आती है यहाँ पे कपकोट के अंदर, कपकोट में 1966 में भूकंप आता है। और 2010 में आपका भूस्खलन बोले तो मतलब जब जो भूमि है ना वो खलन हो जाती है, जब ऐसे बारिश आती है, जब ये भूस्खलन तब होता है जब बारिश आती है। उत्तराखंड में तो होते रहता है, ये हर जगह स्लाइडिंग होती रहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो पहुँचाएं, जिसको सबको ये लाभ मिल सके और आगामी उत्तराखंड के लिए आप एग्जाम फाइटर, एग्जाम क्रैकर बन सकें। धन्यवाद दोस्तों।